नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो सीबीएसई पीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका पहला मॉक टेस्ट। तो अगर आप भी मॉक टेस्ट के ज़रिए या फिर लाइव क्लासेस के ज़रिए अपनी तैयारियों को करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ के और हमारी लाइव क्लास के साथ जुड़ के जो है अपनी तैयारियां कर सकते हैं। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए आपको हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और उसके बाद आपको वहाँ पर पूरा बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हमारा जो बैच है वो एग्ज़ाम तक आपके पास आपके साथ रहेगा। तो इस मॉक टेस्ट में हमने पूरे 100 क्वेश्चंस को रखा है, जो कि हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित रहने वाला है। तो आई होप ये वाला वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। अगर आपको लगता है कि इससे थोड़ी बहुत भी आपकी सहायता हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए मुझे कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की और देख लेते हैं उन प्रश्नों को जो यहाँ पर रखे गए हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो पेपर है ये बिल्कुल आपका सीबीएसई पीजीटी हिंदी का जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है उसको ध्यान में रख के ही रखा है, क्योंकि सिलेबस तो इसका अपडेट हुआ नहीं है और इससे पहले जो सीबीएसई का एग्ज़ाम पीजीटी का हुआ था रेगुलर पोस्ट के लिए, उसके आधार पर इस मॉक टेस्ट को बनाया गया है। तो अगर आपको कुछ अन्य सुझाव हैं वो भी आप बाद में दे सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। शुक्ल ने किन 3 कवियों को त्रिवेणी में शामिल किया है? तो भक्ति त्रिवेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल 3 जो मुख्य भक्त कवि हैं उनको रखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि इसमें किसे शामिल किया गया है। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा आंसर देखिए, सूर, तुलसी और जायसी। ये 3 नाम हैं जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी के अंतर्गत रखा। ये इनकी एक निबंधात्मक कृति रही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें सूरदास, तुलसीदास और जायसी। और आचार्य जो शुक्ल रहे हैं इन्होंने कबीर दास को त्रिवेणी में शामिल नहीं किया था। कभी कभार ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि भक्ति त्रिवेणी में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि कबीर दास को इसमें शामिल नहीं किया गया था। और कबीर को इसने मात्र इतना कहकर इन्होंने छोड़ दिया था कि कबीर में प्रतिभा क्या थी, प्रखर थी, इतना सा इन्होंने इसके बारे में कहा था। हालांकि जो मलिक मोहम्मद जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए उनके बाद जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के ऊपर कबीर नामक ग्रंथ जो है वो लिखा। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। जबकि तुलसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध या यूं कहें कि पसंदीदा कवि भी रहे, लेकिन कबीर को उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, कला का जोखिम किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है निर्मल वर्मा की कृति। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ये कला का जोखिम नामक रचना रही है ये विधा किसकी है? क्या ये कहानी है, क्या ये उपन्यास है, या फिर ये निबंध है, या फिर ये यात्रा वृत्तांत है, या कुछ और है? तो ये आपको साथ साथ में देखते रहना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दें उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें केवल 100 प्रश्न है, उन्हीं 100 प्रश्नों को आपने जानना है। इससे देखिए, पहला जो प्रश्न हमने किया इससे आपने डिस्कस किया कि शुक्ल त्रिवेणी में किसको शामिल करते हैं, जब शामिल करते हैं तो किसको उसने छोड़ा, ये भी तो पता होना चाहिए, तभी तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो दूसरा प्रश्न आप ऐसे हो गया, कला का जोखिम किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है, और किसकी है ये यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जिस विधा की ये रचना है कला का जोखिम, क्या नगेंद्र ने, क्या दिनकर ने और क्या धर्मवीर भारती ने उस प्रकार की कृतियां रची, ये भी आपको पता होगा। और जब आपको ये पता होगा तो उससे आपके और प्रश्न बन जाएंगे, ये आपको करना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए, हिंदी के जो प्रारंभिक उपन्यास हैं उनको सही क्रम में रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो हिंदी उपन्यासों को सही क्रम में रखिए, यानी कि जो प्रारंभिक उपन्यास हैं ये आपको पता होने चाहिए। जब भी आप, चाहे उपन्यास हो, चाहे निबंध हो, कहानी हो, या फिर नाटक हो, किसी भी राइटर की या फिर जो प्रारंभिक रचनाएं रही हैं उनको ज़रूर आपको पता करना है। या फिर जैसे मान लीजिए उपन्यासों में प्रेमचंद का नाम आता तो उसका पहला और उसका आखिरी उपन्यास ये पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि उपन्यासों में ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन सा है, आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पहले पहल पता करनी है। ठीक है, तो हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में का एक विवाद रहा। कुछ विद्वानों ने किसी अलग रचना को, किसी दूसरे विद्वान ने किसी दूसरी रचना को माना कि वो पहला उपन्यास है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल सी ये बात याद रख लेनी है। सबसे पहले आता है देवरानी जेठानी की कहानी, ये लगभग 1870 में रहा, जो कि रचना काल की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। दूसरे नंबर पर भाग्यवती उपन्यास आता है, जिसका
समय जो है 1877 रहा। फिर उसके नाम बाद आता है परीक्षा गुरु, ये लगभग 1882 के आसपास रहा, और निसहाय हिंदू ये 1890 के आसपास की कृति रही है। अब यहाँ पर ये रचनाएं जो 4 कृतियां हैं, और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी कृतियां हैं, ये भी तो ध्यान रखना है। अब ये कब कब लिखी गई हैं ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये क्रमानुसार हैं। अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रचना काल की दृष्टि से पहला कौन सा है, ठीक है, तब हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। फिर भाग्यवती, ये प्रारंभिक जो उपन्यासों की श्रेणी में कैसे माना जाता है कथावस्तु की दृष्टि से। फिर उसके बाद परीक्षा गुरु, ये सर्वमान्य मतानुसार हिंदी का पहला उपन्यास है, ठीक है, जिसे अपने ढंग की नए जमाने की पहली पुस्तक भी बोला गया है, ठीक है। फिर निसहाय हिंदू, जिसमें गोवध निवारण की समस्या का जो चित्रण किया गया है। तो ये कुछ कृतियां हैं जिन कृतियों को आपको जरूर याद रखना है, और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सीबीएसई पीजीटी हिंदी का एग्जाम उतना ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है जो टीचर्स भर्ती की, ये उतना टाइम आपको नहीं दे रहा है कि इसमें आप बहुत डिटेल से तैयारियां कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा भी आप इसमें मत उलझें कि बहुत से ज़्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपका हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें आपको बेसिक्स हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। शुरुआती उपन्यासकार कौन है, शुरुआती निबंधकार कौन है, निबंध क्या होते हैं, कहानी क्या होती है, उपन्यास क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना। चारों कालों को अच्छे से पढ़ना है आपको, आदि, भक्ति, रीति और आधुनिक काल, उसमें कौन से भक्त कवि रहे हैं। ये चीज़ें अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर जो है इस एग्जाम में कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है, ये आप सभी लोग जानते हैं। बार बार साहित्य इतिहास ग्रंथों को जब आप पढ़ते हैं उस वक्त भी पढ़ते हैं, हिंदी आलोचनात्मक ग्रंथों को आप पढ़ते हैं उस वक्त भी जो है आप इस प्रश्न को जरूर देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आचार्यानंद दुलारे वाजपेयी, प्रश्न संख्या 4। तो इन्होंने लिखी थी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। रामविलास शर्मा ने भी निबंधात्मक बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें प्रेमचंद और उनका युग है, ठीक है, और प्रगति और परंपरा, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। हिंदी साहित्य का सौंदर्य बोध, तुलसीदास और सौंदर्य बोध, कुछ इस तरीके की कृतियां हैं, है ना, वो देखनी है। डॉक्टर नगेंद्र के भी महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं। इलाचंद्र जोशी, ये भी आपके समीक्षकों में गिने जाते हैं, ठीक है। इन सब को याद रखिए, इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखिए, यही सच है किस लेखिका की कहानी है। तो ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न है जो बार बार आपको पूछा जाता रहता है। यही सच है कृष्ण, ये जो आपका मन्नू भंडारी की कृति हो जाएगी। कृष्णा सोबती की प्रमुख जो रचना है वो है सिक्का बदल गया, ठीक है। उषा प्रियमदा भी एक नाम आते हैं जिसकी वापसी कहानी बहुत फेमस रही है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। जो जो भी महत्वपूर्ण ये नाम रहे हैं, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, ये उपन्यास और निबंध दोनों ही उपन्यास और जो कहानी विधाएं हैं इसके लिए ये फेमस रहे हैं, ये चारों राइटर, इनको देखना है आपको। छठा प्रश्न है देखिए, उर्दू में प्रेमचंद ने किस नाम से कहानियां लिखी। आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार इसको हम गलत कर जाते हैं। धनपत राय इनका जो प्रारंभिक नाम रहा, उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। बाबू गुलाब राय ये खुद एक निबंधकार और रहे हैं, जबकि देव राय तो कोई था नहीं, ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा नवाब राय, उर्दू में लिखा था। क्यों इन्होंने उर्दू में लिखा, ये भी अपने आप में उर्दू के बाद जो है इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया, है ना। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे कि प्रेमचंद नाम इसको किसने दिया, ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे प्रश्न आपको पूछें। कथा सम्राट इनको कहा जाता है प्रेमचंद को, ये भी आपको ध्यान रख लेना। उपन्यास सम्राट भी बोला जाता है ना। लहना सिंह गुलेरी जी की किस प्रसिद्ध कहानी का मुख्य पात्र है। अब देखिए, जो प्रसिद्ध कहानियां रही हैं, या तो उनके रचना वर्ष, या उनके प्रसिद्ध पात्र, या उनकी घटना विशेष के ऊपर आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है, कि किस घटना पर आधारित कहानी है, या फिर उस घटना का मुख्य पात्र कौन सा है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि कहानी में क्या बात जो है वो कही गई है ना। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। कहानी से बारे में या उपन्यास के बारे में ये चीज़ भी जरूर आपको जाननी है कि वो प्रेमचंद युगीन है या प्रेमचंद पूर्व युगीन है या फिर प्रेमचंदोत्तर है, क्योंकि कहानियों और उपन्यासों में आप जानते हैं कि प्रेमचंद ही क्या रहे हैं, केंद्र रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, तो यहाँ पर लहना सिंह क्या है, गुलेरी जी। पहली चीज़ तो ये याद रख लेना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां रही हैं। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, जबकि यहाँ पर तीसरी कसम कहानी जो है ये है फणीश्वरनाथ रेणु की। अब ये प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता था कि इनमें से भिन्न क्या है, तो भिन्न आना था यहाँ पर तीसरी कसम। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि लहना सिंह गुलेरी जी की किस प्रसिद्ध कहानी का मुख्य पात्र है, तो ये है उसने कहा था कहानी का पात्र। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, देखना, ये कई बार पूछा जाता है। और ये
जो प्रथम विश्व युद्ध रहा है, उसने कहा था कहानी उस पर आधारित है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी। इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है कि विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी कौन सी थी। और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हमारे हिमाचल प्रदेश से रहे, इसलिए इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से जानना है कि जो उपन्यास हो गया, जो कहानी हो गया, निबंध हो गया, इनका सामान्य परिचय भी थोड़ा बहुत आप जरूर पढ़ें कि इनको लेकर के विद्वानों ने क्या क्या कथन कहे हैं। तो ये कथन जो है मुंशी प्रेमचंद का ही है, जिन्होंने उपन्यास के बारे में ये बातें कही थी। और जिन विद्यार्थियों ने पीजीटी की जो क्लासेस हैं या फिर यूजीसी नेट की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से लगाई हैं या हमारी लाइव क्लासेस में लगवाई हैं, तो उनको ये सारी बातें जो है मैंने बता दी थी कि ऐसे प्रश्न आपको बन सकते हैं, इसलिए इनको देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कितने पाकिस्तान किसका उपन्यास है? तो कितने पाकिस्तान जो उपन्यास है, ये आप सभी लोग जानते हैं कमलेश्वर का उपन्यास है। ये अंग्रेजी में भी लिखा है इसने, हाउ मेनी पाकिस्तान के नाम से। और ये जो सांप्रदायिकता है या जो देश विभाजन पर है, उस पर आधारित ये है ना, इसलिए इसको याद रखिए। अमृत राय के उपन्यासों को याद रखना है, संजीव के उपन्यासों को पढ़ना है और धर्मवीर भारती के उपन्यासों को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए एक प्रश्न से आप अनेक प्रश्न बनाइए। 4 ऑप्शन है, 4 प्रश्न बनाइए, तो आप 100 से सीधा 400 प्रश्न जो है एक ही मॉक टेस्ट के जरिए बना सकते हैं, और उससे आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छी रहती है। और हमेशा मॉक टेस्ट के जरिए जब आप पढ़ते हैं तो इस तरीके से ही पढ़ना, ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट सॉल्व किया और काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है दादा कॉमरेड किस विधा की रचना है? तो ये जो है देखिए, ये आपका उपन्यास, ये किसका है? यशपाल का उपन्यास। हालांकि यशपाल का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है झूठा सच। ये भी देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित ही रहा है, जो कि 2 भागों में लिखा गया था। ठीक है, तो उसको याद रखना है आपने, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किस निबंधकार को माना है? तो हिंदी का स्टील ये कहते हैं बालकृष्ण भट्ट को। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि इन्होंने हिंदी का एडिशन भी कहा था, तो वो बोला था प्रताप नारायण मिश्र को। ये भी याद रखना है ना। और बाल मुकुंद गुप्त के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बात कही थी कि अच्छी हिंदी केवल एक ही व्यक्ति लिखता है, वो है बाल मुकुंद गुप्त। ये प्रश्न शायद अभी लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना है आपको। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की आंतरिक स्थिति का चित्रण किया गया है? अब जयशंकर प्रसाद नाटकों के केंद्र में रहे हैं, ये बात आप सब लोगों को मालूम है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के नाटककार रहे हैं? ये ऐतिहासिक नाटककार रहे हैं। और यहाँ पर देखिए गुप्त साम्राज्य की बात हो रही है। जो कुमारगुप्त थे, उनका जो विलासी साम्राज्य था, उसकी जो आंतरिक स्थिति थी वो किस उपन्यास में, यानी किस नाटक में? यानी कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के, उनकी जो पृष्ठभूमि है, यानी कि उनकी जो कथा वस्तु है, वो किस घटना पर आधारित है। क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है लगभग सभी, है ना। कुछ महाभारत की घटना पर आधारित हैं, कुछ जो है गुप्त साम्राज्य पर आधारित हैं, कुछ हर्षवर्धन के समय लिखा गया है ना, या किसी में कुछ और चीज़ बताई गई है, तो वो आपको याद रखना है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो कुमारगुप्त का जो विलासी साम्राज्य आया, ये आया आपका स्कंदगुप्त में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता रहता है, इसलिए इसको याद रखें। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ये है उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। उन्होंने लगभग 2 ही उपन्यास लिखे जो फेमस उपन्यास रहे। हालांकि उपाध्याय हरिऔध जो है वो द्विवेदी युगीन प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं उपन्यासकार की अपेक्षा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने भाषा से संबंधित जो उपन्यास लिखा वो था इनका ठेठ हिंदी का ठाठ। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच किस प्रसिद्ध शब्द को लेकर के विवाद हुआ था? तो इनके बीच में हुआ था अनस्थिरता शब्द को लेकर के विवाद। उसके पश्चात ही इन्होंने जो है क्या बोला था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कि अच्छी हिंदी केवल एक ही व्यक्ति लिखता है, बाल मुकुंद गुप्त। एक व्यंग्य के रूप में इन्होंने इसके ऊपर कहा था। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, और इससे संबंधित जुड़े तथ्य जो हैं वो एक बार आपको जरूर देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 15वां प्रश्न यहाँ पर, टूटते परिवेश नाटक के रचयिता। 2 प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न खुद ही बन गया आपसे आपके पास कि टूटते परिवेश किस विधा की रचना है? नाटक विधा की। अब बोला गया है कि किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की ये कृति रहेगी, और ये प्रसादोत्तर नाटककार रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर ये जो चारों नाटककार हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपने देखा होगा मोहन राकेश के नाटकों को जरूर पूछा जाता है, जिनमें से आधे अधूरे तो सबसे फेमस नाटक इसका रहा। भीष्म साहनी के नाटकों को भी जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको भी आपने देखना है कि कौन कौन से नाटक जो है भीष्म साहनी ने लिखे।
इसके अलावा लक्ष्मी नारायण लाल, है ना, इसको भी आप देखिएगा। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। साहनी ने नाटक लिखे या नहीं लिखे, ये एक सवाल है। चलिए, इसको आपने बताना है, लिखे हैं या नहीं लिखे। मैंने तो बता दिया, लेकिन आप कितना इससे सहमत हैं ये आपको बताना है। भारतेंदु मंडल के कवियों को जन्म काल के अनुसार कालक्रम में लगाइए। अब एक प्रश्न तो यहाँ से आपको ये भी बन जाएगा कि भारतेंदु मंडल के 4 कवि तो आपको देख गए कि ये हैं भारतेंदु मंडल के, और ये प्रश्न न जाने कितनी बार रिपीट भी हुआ है कि भारतेंदु मंडल के, द्विवेदी मंडल के या फिर प्रयोगवादी कवि कौन कौन रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि जो हैं वो शामिल थे, शामिल नहीं, इनको क्रमानुसार लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए, जिसमें पहला आया है कौन सा आपका, जो आपका सी नहीं होगा, डी होगा इसमें। देखिए, सबसे पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में, फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ये 55 के आसपास रहे, और प्रताप नारायण मिश्र 56 में, और ठाकुर जगमोहन सिंह उसके बाद 57 के आसपास विद्यमान थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक सही क्रम इनका रहेगा। इसके अलावा भी भारतेंदु मंडल के अन्य कवि रहे हैं जो आपको जानने हैं कि कौन कौन से इस युग विशेष में आते हैं भारतेंदु युग में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण नाम प्रेमघन ही है, प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगमोहन सिंह है ना, ये तो आपको पता होने चाहिए। राधा किशन दास भी आएगा, राधा चरण गोस्वामी भी आएगा। हालांकि लाला श्रीनिवास दास को भी कुछ लोग इसमें शामिल कर देते हैं, और बालकृष्ण भट्ट को भी जोड़ दिया जाता है, लेकिन वो कवि रूप में उतने ज़्यादा फेमस जो है वो नहीं रहे। तो जो आपके काम के ये हैं, इनको आपने एक बार ज़रूर याद रख लेना है। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास का नाम भी इसमें आएगा, उसको भी शामिल कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए, यह कथन किस छायावादी कवि का है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको इसको, है ना, बहुत ही जरूरी है। इन्होंने ये बात बोली थी, कविता की मुक्ति की तरह, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति। ठीक है, तो मुक्त छंद के प्रवर्तक, यहीं से प्रश्न बनता है कि मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हालांकि बाद में जब मुक्त छंद की आलोचना किसने की थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने केंचुआ छंद कहकर जो है की थी। तो निराला को यहाँ से आपको याद रखना है एक और चीज़ भी कि इन्होंने जब मुक्त छंद की बात की तो उसका विरोध हुआ किसके द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और यहीं से आपको एक और प्रश्न बनना है कि सबसे ज़्यादा हिंदी साहित्य में अगर किसी लेखक का या किसी कवि का विरोध हुआ तो वो निराला का ही हुआ, है ना। हालांकि बाद में जो है मरणोपरांत निराला के ऊपर जो कृति लिखी गई उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार लोगों को मिले। ठीक है, अपने जीवन में इनको बहुत दुख और निराशाएं ही झेलनी पड़ी। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया, यह कथन किस आलोचक का है? और यहाँ पर ये कथन आगे इस तरीके से है कि इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया और ये जो आधुनिक काल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ये बात किसने कही थी? ये कही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए, भारतेंदु हो गया, आपके पास फणीश्वरनाथ रेणु हो गया, या फिर आपके पास महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, है ना। ये कुछ ऐसे नाम हैं, जैसे प्रसाद हो गया। ये इतने महत्वपूर्ण नाम हैं कि इनके बारे में लेखक क्या कहते हैं उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको देखना है। जैसे आप आदिकाल से देखते हैं ना कि खुसरो हो गया, विद्यापति हो गया, चंद बरदाई हो गया, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आप भक्तिकाल में कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, इन चारों के बारे में क्या कहा गया है वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, जो मुख्य कवि हैं। फिर केशव दास के बारे में विद्वान क्या कहते हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रीतिकाल का महत्वपूर्ण नाम है। घनानंद के बारे में क्या कहते हैं वो भी पढ़ना पड़ सकता है। देव कवि महत्वपूर्ण नाम रहे हैं, है ना। तो जो भी प्रतिनिधि कवि रहे, प्रसिद्ध कवि रहे, उनके बारे में जो कथन हैं उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम है, कोई टेट टूट का एग्जाम नहीं है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और खासकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बातें कही हैं उनको तो ज़रूर आपको फोकस करना ही है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहे गए कथनों को ध्यान में रखा जाता है और उसी के आधार पर परीक्षा में पूछा भी जाता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंधात्मक ग्रंथ आता है, देखना, जो है कविता क्या है, उसको ज़रूर पढ़िए। उसकी जो पंक्तियां हैं वो आपने ज़रूर देखनी है, और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको पूरा दिख जाएगा कि कौन कौन से कथन उसमें महत्वपूर्ण है, वो शायद मैंने डाले हुए हैं, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अविगत गति कुछ कहत न आवे पंक्ति के लेखक कौन है या किसकी ये पंक्ति रही है? तो पंक्तियां तो कहीं से भी पूछी जा सकती हैं, यहाँ पर भी ध्यान ये देना है कि जो मुख्य कवि हैं उनकी पंक्तियों से संबंधित प्रश्न ही आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये सूरदास का था। यहाँ पर देखिए चारों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बड़े नाम है, ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा जिसके बारे में आपने सुना नहीं है।
तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी प्रतिनिधि कवि रहे हैं उन्हीं की पंक्तियां भी आपको याद रखनी होंगी। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरणन पर नामा सिंह भी लागा। नामा सिंह याद रख लेना था, नामदेव, पूरी ये पंक्ति है इस तरीके से, ऐसे करके याद रखिए। एक और पंक्ति हो गई। नेक्स्ट है आलवार संतों की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा तमिल थी। आलवार का मतलब होता है आपका वैष्णव भक्त जो दक्षिण भारत में रहे उनको आलवार कहा जाता है। आलवार से अभिप्राय क्या है? आलवार से अभिप्राय है ईश्वर की भक्ति में रमा हुआ या ईश्वर की भक्ति में जो लीन है वही आलवार है। केरल के दक्षिण प्रांत से इनका संबंध रहा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और संख्या कितनी थी इनकी? वो 12 रही है, इसको भी प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान देना है आलवार संतों के बारे में। और आलवारों ने किसकी उपासना की? तो ये राम और कृष्ण दोनों के उपासक रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि राम और कृष्ण में दोनों ही ऑप्शन में दिख जाएं, तो फिर आपको यहां पर याद रखना है कि ये राम भक्त कवि रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस संत कवि का जन्म स्थान ननकाना साहब है? ननकाना साहिब में गुरु नानक दास का जन्म स्थान रहा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये मलुकदास कड़ा नामक एक स्थान रही राजस्थान में, वहाँ पर जन्मे थे। ठीक है, इसको आप देखिएगा। और सुंदरदास आई थिंक जयपुर है, एंड रैदास का मुझे मालूम नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। ठीक है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सत्यवती कथा के लेखक कौन हैं? एक चीज़ ध्यान रख लेना, जो ये ऊपर वाला प्रश्न है ना, संत कवि जो जन्म स्थान से रिलेटेड है, जितने भी ये संत काव्यधारा के कवि हैं इनके जन्म और मृत्यु स्थल को जरूर देखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कईयों के जो मृत्यु स्थल है उनको जरूर पूछा जाता है, या जन्म स्थल है उनको पूछा जाता है। या फिर एक चीज़ और याद रखना कि जितने भी भक्त कवि हैं ये रहे मैक्सिमम निम्न जाति से संबंधित या किसी आप देखते हैं व्यवसाय से संबंधित, तो वहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। और ये प्रश्न आया हुआ है पुराने पेपर में कि जो भक्ति आंदोलन चला वो समाज के किस वर्ग के द्वारा चला? बिल्कुल निम्न जो तबका था उसके द्वारा चला, निम्न वर्ग के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए सत्यवती कथा के लेखक ये हैं आपके ईश्वर दास जी। ये वही ईश्वर दास हैं जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया था। ठीक है, ध्यान रखना है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। सत्यवती कथा, तो इसको याद रखिए। इसका जो नायक है उसके बारे में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि नायक कौन है इसके? राजकुमार ऋतुपर्ण को इसका नायक माना जाता है, जो कि आप देखते हैं कि कोड़ी हो गया था, है ना। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि किस प्रेमाख्यानक काव्य का जो नायक है वो कोड़ी हो गया था नायिका के शाप के जरिए। ठीक है, तो याद रखिएगा सत्यवती कथा का नायक है। 24वां प्रश्न देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, इसका रचना वर्ष क्या है? एक प्रश्न आपको यहाँ पर मिल गया। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? प्रिय प्रवास को, और इसका रचना वर्ष है 1914। इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। और आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को माना जाता है, ये याद रख लेना इसी रचना के आधार पर। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझना है। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि, अगर पूछें आधुनिक हिंदी का प्रथम कवि तो वो खड़ी बोली हिंदी का वो है खुसरो, है ना। तो ये दो अलग अलग प्रश्न हैं, इनको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, फिर है हिंदी का प्रथम चंपू काव्य किसे माना जाता है? अब चंपू का मतलब क्या होता है? जो गद्य और पद्य मिश्रित रचना होती है उसे कहते हैं हम चंपू काव्य। तो हिंदी का प्रथम चंपू काव्य माना जाता है राउलवेल, जो कि रोड़ा कवि की रचना है और ये आदिकालीन कृति मानी जाती है, और यही कृति पहली शिलांकित कृति भी मानी जाती है। महत्वपूर्ण बात है देखना, प्रथम शिलांकित कृति से हम क्या समझते हैं? जो शिला के ऊपर लिखी गई थी। ठीक है, और इसमें 7 बोलियों का मिश्रण है। नक्षिक वर्णन भी पहले इसी रचना में हुआ है, और इसे हिंदी गद्य साहित्य की रचना इसी वजह से नहीं माना जाता क्योंकि ये गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। ठीक है, उर्वशी जो है, उर्वशी 2 रचनाएं हुई, एक हुई जयशंकर प्रसाद की जो कि चंपू काव्य है, ठीक है, 1909 के आसपास लिखी थी, लेकिन दूसरी तरफ उर्वशी जो है दिनकर की रचना रही है जो उन्होंने 1961 के आसपास लिखी थी। ठीक है, तो वो उनका चंपू काव्य नहीं है बल्कि काव्य नाटक हो जाएगा वो, है ना। तो वो नाट्य कृति है। वन रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना आती है जो कि गद्यात्मक एक ग्रंथ रहा है, मैथिली हिंदी में लिखा गया ग्रंथ है। लास्ट में आता है कुवलय माला कथा, इसके लेखक हैं उद्योतन सूरी, इसको आपने याद रखना है। और उद्योतन सूरी जो रहे हैं ये 8वीं शती के आसपास विद्यमान रहे, और ये कुवलय माला कथा गद्य साहित्य की प्रारंभिक रचना मानी तो जाती है लेकिन इसके प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए इसे प्रारंभिक रचना नहीं माना गया। हालांकि इसकी गिनती जरूर की जाती है कुवलय माला कथा की, ये गद्य की रचना है जो कि आदिकाल में आती है। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पर हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है। देखिए, एक है हिम तरंगिनी, एक है हित तरंगिनी। हित तरंगिनी जो है वो कृपाराम की है, हिम तरंगिनी जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना रही है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी की 2-3 कृतियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और एक प्रश्न आपके लिए और कर देता हूं कि ये जो माखनलाल चतुर्वेदी है इनको संज्ञा क्या दी जाती है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, वो प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इनकी कविता तो खैर आप सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस रही है। 27वां जो प्रश्न है, देखिए ये है, वर्ष 1941 में अज्ञेय ने किस उपन्यास की रचना की थी। उपन्यास जो है अज्ञेय ने 3 ही लिखे और तीनों का रचना वर्ष 10-10 साल के अंतराल में रहा। ठीक है, एक 1941 में, एक 1951 में, एक 1961 में। तो यहाँ पर ये सारे ही इनके उपन्यास रहे, लास्ट वाले को छोड़ के। ये इनका यात्रा वृतांत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शेखर एक जीवनी, जो कि 1941 में इन्होंने लिखा था। कई बार डायरेक्ट ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, और लोग सोचते हैं कि ये जीवनी लिखा है तो जीवनी होगी, तो जीवनी नहीं है, ये उपन्यास है। ठीक है, इसको याद रखना है ना। नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। नहीं, सही मिलान नहीं है। तो अरे या यावर रहेगा याद रेखा चित्र नहीं है, ये तो हमने अभी पढ़ा कि ये तो यात्रा वृतांत है। नदी के द्वीप उपन्यास है, ये ऊपर से ही आ जाना था, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। रोज इनकी कहानी है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर भगनदूत जो है ये क्या है, ये इनकी काव्यात्मक कृति हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न गलत हो गया। प्रश्न कैसे गलत हुआ, सही मिलान है आना था यहां पर। ठीक है, तो यहां पर रोज कहानी है इनकी, या जिसको अन्य नाम है, जिसका अन्य नाम है गैंग्रीन। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, गैंग्रीन मालतीस की प्रसिद्ध पात्र है, कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी कि सही मिलान यहां पर बोला गया है, प्रश्न आएगा सही मिलान है, इसको ठीक कर लेना है आपको। सही मिलान कौन सा है, रोज। रोज इनकी क्या है, कहानी है। ठीक हो जाएगा, तो इसको याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, ये किसका है कथन। ये कथन भी अज्ञेय का ही है। तो यहां पर अज्ञेय से लगातार 2-3 प्रश्न जो हैं वो रखे गए हैं, ध्यान में रखिए। अज्ञेय ने साहित्य की लगभग समस्त विधाओं को छूने का जो है प्रयास किया है, चाहे वो कहानी है, चाहे वो निबंध है, चाहे वो नाटक है, या फिर आपका उपन्यास है ना, और यात्रा वृतांत है ना, उस सब में इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है। कविताएं तो खैर काव्य संग्रह इनके बहुत सारे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इसके बारे में। और ये साहित्य शास्त्र में आती है इनकी पंक्ति कि कविता सबसे पहले और अंत में क्या है, शब्द है। जो बात आपके संस्कृत के आचार्य ने भी कही थी। देखिए, पंडित राज जगन्नाथ ने कहा था ना कि जो रमणीयार्थ प्रतिभात कहा शब्द काव्यम, तो उन्होंने शब्द को माना कि शब्द साहित्य है ना। तो यहाँ पर आगे भी ऐसे ही कहते हैं। जबकि धूमिल की भी एक पंक्ति आती है बड़ी महत्वपूर्ण, साहित्य को लेकर के या कविता को लेकर के, जिसमें कहा था कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। ठीक है, और एक उन्होंने बोला था कि कविता शब्दों की अदालत में खड़े एक निर्दोष आदमी का हल्फनामा है। कुछ इस तरीके से भी इन्होंने एक पंक्ति कही है। तो धूमिल की पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी याद रखें। नगेंद्र ने आत्माभिव्यक्ति माना कविता को, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि नगेंद्र के अनुसार कविता क्या है, स्वयं को अभिव्यक्त करना है, आत्माभिव्यक्ति है। जबकि महादेवी वर्मा ने कहा कि कविता क्या है, कविता जो है कवि विशेष की भावनाएं हैं, ये मानती है महादेवी वर्मा। तो ये सारे ही कथन महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि छायावादी कवियों ने भी साहित्य के बारे में या कविता के बारे में जो लाइनें कही हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार वो पेपर में पूछी जाती हैं, इसलिए चारों इन्होंने क्या कहा, चारों लेखकों ने, वो ज़रूरी है। चाहे वो प्रेमचंद का है, प्रसाद का है, निराला का कथन है, और जो आपके पंत है उनका कथन है ना, उनको भी देखना साथ साथ में। तो पंत का तो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर वो कहते हैं कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, और निराला कहते हैं कि कविता परिवेश की पुकार है, और जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि कविता क्या है, संकल्पनात्मक अनुभूति है ना। तो ये भी ध्यान में रख लेना है। और प्रेमचंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1936 में, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और 1936 में ही ये प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी बने थे, और प्रगतिशील लेखक संघ भी 1936 में ही बना था। ये भी आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। 1936वां वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हंसो हंसो जल्दी हंसो किसकी रचना है, ये है काव्य संग्रह है, किसका, ये हो जाएगा रघुवीर सहाय का। यानी कि यहाँ पर अज्ञेय, नागार्जुन और धूमिल, इनके काव्य संग्रहों के बारे में भी आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, देखना ये। अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक रहे, नागार्जुन जो प्रगतिवाद में आते हैं, और रघुवीर सहाय भी आपके जो है कहाँ पर रहते हैं, ये प्रयोगवादी कवियों में ही शामिल होते हैं, शामिल है, मतलब द्वितीय जो सप्तक रहा उसमें ये आते हैं, द्वितीय तार सप्तक में, है ना। तो ऐसे करके इनको
याद रख लीजिए। और जो आपके पास यहाँ पर धूमिल हैं तो धूमिल आते हैं साठोत्तरी कविता में, है ना, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बिरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, प्रस्तुत कथन किसका है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये है रामधारी सिंह दिनकर का कथन, इसको आपने याद रखना है ना। तो यहाँ पर दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर, और इन्होंने बोला था कि ये किराए के आंसू बहाने वाले कवियों में एक मात्रा से कवि तो जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहे थे। ये पंक्ति बहुत फेमस पंक्ति है, इसको याद रखिएगा, पूछी जा सकती है, ठीक है। बाकी जो आपके घनानंद के बारे में शुक्ल के कथन है वो तो खैर बहुत सारे हैं, इसने से साक्षात रसमूर्ति कहा और प्रेम की पीर का कवि कहा, है ना। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने कही हैं इसके संदर्भ में, तो वो आपको देखनी ज़रूर हैं, क्योंकि घनानंद बहुत महत्वपूर्ण नाम है, देखना आपके जो आपका रीतिकाल है उसमें। नेक्स्ट कथन एक और आता है, भला हुआ बहिनी जो मरिया मारा कांत। ये पंक्ति किसकी है? तो ये हेमचंद्र की पंक्ति आती है, जो इनकी एक रचना रही है, देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कुमारपाल चरित, उसमें आती है ये, राजा कुमारपाल की वीरता का वर्णन इसमें दिखाया गया है। हालांकि हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति रही है शब्दानुशासन, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, और प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को ही माना जाता है। इन्होंने अपना जो व्याकरण ग्रंथ है वो 3 भागों में लिखा है, प्राकृत और संस्कृत, इसके साथ साथ आपका अपभ्रंश में, लेकिन ये पाणिनि कहलाए आपके प्राकृत के, ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो संस्कृत से आगत है वही प्राकृत है। यह कथन किसका है? तो जब प्राकृत की बात हो रही थी तो उस वक्त ये कथन दिया गया था, ये है आपके जो हेमचंद्र हैं उनका ही, जबकि नामी साधु ने बोला था प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम, कि भाई जो पहले से चली आ रही है वही प्राकृत है, यानी कि ये प्राकृत को नामी साधु मानते हैं कि प्रारंभिक भाषा रही, जबकि हेमचंद्र ने माना कि प्राकृत स्वयं किससे निकली है? संस्कृत से निकली है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। राजशेखर ने संस्कृत को जो क्या कहा था, प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर कहा था, ये बात भी ध्यान रख लेनी है। और वर रुचि, इन्होंने प्राकृत प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखा था, जो कि 12 परिच्छेदों में इसने इसको बांटा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वर रुचि भी प्राकृत के लेखकों में गिने जाते हैं, ध्यान रखना है आपको ये भी, ठीक है। चारों नामों को मैंने बता दिया कि क्या क्या बातें हैं, इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम ग्रंथ में हिंदी के कवियों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ, ज़्यादा टफ नहीं है ये। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा था? गार्सदा तासी के द्वारा लिखा गया फ्रेंच भाषा में पहला जो साहित्य इतिहास ग्रंथ रहा, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी। उसमें उर्दू के कवि जो हैं वो ज़्यादा रहे, हिंदी के मात्र 72 कवियों को ही उसमें स्थान मिला। यहीं से आपको जो गार्सद तासी थी उसकी हिंदी के प्रति उदासीनता जो है वो दिखाई देती है। और यहीं से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि उन्होंने हिंदी को भद्दी बोली कहा, और ये उर्दू के समर्थक थे हिंदी की अपेक्षा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, और आपके काम की चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी, है ना। तो इसलिए इसको याद रखिए। 886 जो थे, ये बात जो शिव सिंह सेंगर ने लिखी थी उससे उसमें जो लगभग इतने रहे, हालांकि बाद में उसने इसको भी बढ़ा दिया, है ना। और 886 कवियों का ब्यौरा जो है वो किसने रखा? वो लिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने शिव सिंह सेंगर से, ठीक है। फिर जो है उसने अपने जो साहित्य इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को रखा शामिल बाद में, है ना। ऐसे ऐसे करके इसको आपने ध्यान रखना है, जब हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट है, व्याकरणिक ग्रंथ कौन सा है? राउलवेल के बारे में हमने पहले पढ़ लिया, ये चंपू काव्य है, व्याकरणिक नहीं है, नक्षिक वर्णन इसमें रखा गया है, ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये है आपका व्याकरणिक ग्रंथ, पंडित दामोदर शर्मा इसके लेखक रहे हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और जो बनारस और काशी के आसपास की संस्कृति है उससे अवगत करवाने के लिए जो है ये रचना लिखी गई थी, खासकर राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, पंडित दामोदर शर्मा की कृति उक्ति व्यक्ति प्रकरण। वन रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना मैथिली हिंदी में रचित, और इसका ढांचा जो है वो शब्दकोशात्मक है, व्याकरणिक नहीं है। बसंत विलास ये आदिकालीन रचना है जो कि 13वीं शती के आसपास लिखी गई थी, इसके रचनाकार अज्ञात हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इस ग्रंथ के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, श्रावकाचार ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसमें आपको याद रख लेना है कि ये रचना बहुत ज़रूरी रचना है, ये है आपके जो देवसेन रहे हैं उनकी कृति, और ये हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है, किसके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, ठीक है। तो इसमें श्रावक धर्म यानी कि जैन धर्म का वर्णन है 250 छंदों में। तो आपका सभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये क्या है, इसमें भाई श्रावक धर्म का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, पुरुष परीक्षा पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं विद्यापति।
और ये संस्कृत में लिखी गई रचना है। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली और अवहट 3 भाषाओं में रचना की। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना ये है कि इसने चौथी भाषा जो है मिश्रित भाषा रखी, जो कि मैथिली और संस्कृत का मिश्रण है, जिसमें इन्होंने एक नाटक की रचना की थी। और अब आपको मुझे बताना है कि वो नाटक का नाम क्या था। महत्वपूर्ण है वो भी, उसको बताइएगा। इसके अलावा इसकी अन्य कृतियाँ, मैथिली में तो पदावली रही, अवहट में जो है कीर्तिलता और कीर्ति पताका 2 रचनाएं रही हैं। खुसरो की कृतियां भी पूछी जा सकती हैं। जायसी की तो खैर फेमस है ही है, वो तो पढ़नी पड़ेगी। दामोदर शर्मा की हमने ऊपर पढ़ ली कि जो आपका उक्ति वक्ति प्रकरण हो गई। किस संत कवि ने मुस्लिम आक्रमणकारियों का विरोध किया था? तो ऐसा करने वाला एक ही संत कवि रहा प्रथम, ये थे गुरु नानक देव, जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं का विरोध किया और इन्होंने स्त्री निंदा भी नहीं की थी। ऐसा करने वाले भी ये पहले कवि, संत कवि जो है वो माने जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। और गुरु नानक देव से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। सिख धर्म के ये प्रवर्तक भी रहे, ये सिख संप्रदाय जिसको हम कहते हैं, उसको भी आप ध्यान में जरूर रखना। और इनकी कृतियों को भी आप एक बार जरूर पढ़ें कि कौन कौन से कृतियां इन्होंने लिखी। संत काव्यधारा के कवियों में ये शामिल हैं। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये हैं कबीर दास जी ही, जहाँ पर ये आगे ढूंढते हैं। देखिए, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, नाम है देवल मंदिर मस्जिद, नाम है काबा कैलाश। ये इनकी पूरी पंक्ति है, ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध संप्रदाय का केंद्र बीकानेर रहा है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिश्नोई संप्रदाय का जो केंद्र है ये बीकानेर रहा है। अब ये जो संप्रदाय हैं, सिद्ध जो आपके संत साहित्य है, देखिए उससे संबंधित जो भी संप्रदाय हैं उनको पढ़ना है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ये भी आपको याद रखना है, जम्बनाथ जी रहे। सिख संप्रदाय के अभी मैंने बता दिए। बाबा लाली संप्रदाय यानी कि बाबा लाल का संप्रदाय है। और साधु संप्रदाय वीरभान का संप्रदाय जो है वो रहा है। इनको आप याद रखिए, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। और संप्रदाय तो कृष्ण भक्ति से संबंधित भी महत्वपूर्ण रहे हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, वहाँ से प्रश्न आता है एक आधा। तुम नीको दूही जानत गैया, पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? तो ये आपका जो महत्वपूर्ण नाम है, देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, कुंभन दास। इन्होंने जो है ये पंक्ति कही थी और ये यूजीसी नेट के पुराने पेपर में पूछी गई थी, वहीं से मैंने इसको रखा था। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत फेमस पंक्ति है ये, बार बार आ जाती है परीक्षा में, तो इसलिए यहाँ पर रखा गया है। बाकी सूर और चतुर्भुज दास, इनकी पंक्तियाँ भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, उनको पढ़ना है आपको। अधिकतर सूफी साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो ये तो साधारण सा प्रश्न था कि सूफी साहित्य जो है अवधी भाषा में लिखा गया ज़्यादातर। सदुकड़ी में जो है संत साहित्य लिखा गया, ब्रज भाषा में रीतिकालीन साहित्य लिखा गया, राजस्थानी में आदिकालीन साहित्य जो है ज़्यादातर लिखा गया है। तो ये पता भी आपको होना चाहिए कि किस साहित्य की भाषा कौन सी रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर, किस संत काव्यधारा के कवि को आलसियों का समर्थक कवि कहा जाता है? संत काव्यधारा के किस कवि को आलसियों का समर्थक? तो ये है मलुकदास। ठीक है, जहाँ पर इनकी पंक्ति आती है ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भाई ज़्यादा कष्ट करने की जरूरत क्या है, ईश्वर तो सबको ही देता है ना। तो ये ध्यान में रखिए। गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ता कौन है? तो ये थे गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु रहे हैं, है ना। इसको भी आप याद रखिएगा। 52 आखिरी सुखमनी इत्यादि इनकी जो रचनाएं रही हैं उसको भी आप ध्यान जरूर देंगे। 46वां प्रश्न है, देखिए, तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है, यह कथन किसका है? अब देखिए, तुलसी के बारे में बोला गया है, यानी कि मैंने पहले भी कहा कि जो बड़े बड़े नाम हैं या प्रतिनिधि जो कवि रहे हैं उनके बारे में लेखकों ने क्या कहा है, वो चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। तो यहाँ पर ये भी शुक्ल का ही कथन रहा। ठीक है, तो ज़्यादातर फोकस करना है आपको शुक्ल को। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। साकी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, पंक्ति किस भक्त कवि की रही है? तो ये है जो आपके तुलसीदास रहे हैं उनकी पंक्ति, इसको याद रखना है। और आपको एक चीज़ और बतानी है कि ये इसकी किस प्रसिद्ध रचना से ली गई पंक्ति है, इसको आप कीजिए, है ना। केशव दास किस प्रकार के आचार्य थे? तो ये बहुत साधारण सा प्रश्न और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अलंकारवादी ये रही है, जहाँ पर इनकी एक पंक्ति आती है बहुत फेमस, देखना, भूषण बिनु न बिरजई कविता बनिता मित, ये वाली इनकी पंक्ति आती है, तो ये याद रखना है आपको। 49वां प्रश्न है, देखिए, सूर सागर में सबसे अधिक पद किसके हैं? तो सूर सागर में सबसे ज़्यादा पद हैं वो हैं बाल लीला के पद। ठीक है, हालांकि दृष्टिकूट पद भी इसमें रहे हैं, वो भी आप ध्यान देंगे, और इसके साथ साथ जो है इनके कुछ अन्य पद भी रहे, उनको भी देखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर बोली गई है वो है आपके बाल लीला के पद। 50वां प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित अष्टछापी कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं थे? तो परमानंद दास,
कुंभनदास, कृष्णदास, ये तीनों तो थे, लेकिन नंददास नहीं आते हैं, ये विट्ठलनाथ के शिष्यों में शामिल थे। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य रहे हैं अष्टछापी कवियों में। ठीक है, इनको याद रखना, ये महत्वपूर्ण हैं। तो इस पार्ट में हम पहले के जो ये 50 क्वेश्चन थे उनको देखेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा रहने वाला है उसमें हम अगले 50 प्रश्नों को देखेंगे। नहीं तो आज का जो ये सेशन है हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न हमने अभी तक डिस्कस किए, आई होप कि आपने उन प्रश्नों से कुछ और चीज़ें जो हैं सीखी होंगी और आपको कुछ और प्रश्न भी दिमाग में आए होंगे। तो उन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और उसके आधार पर अपनी तैयारियों को पुख्ता करते रहिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर लाइव क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ज़रूर हमें कर सकते हैं 7807018024 पर। तो अभी के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नए सेशन में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।